हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार फिर आपके अपने चैनल में स्वागत वंदना में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सांख्यिकी। जी हाँ दोस्तों, सांख्यिकी में ये टेस्ट है दोस्तों, 50 क्वेश्चन रहेंगे। यदि आप लोग ये 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो दोस्तों सांख्यिकी से आने वाला प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने हर टॉपिक का अलग अलग 50 क्वेश्चन सांख्यिकी करेंगे, 50 क्वेश्चन हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के और 50 क्वेश्चन करेंगे प्रायिकता के। तो ये पहला पार्ट है सांख्यिकी का टेस्ट, है ना दोस्तों। इसको आप लोग बड़े ध्यान से देखना है, इसके सॉल्यूशन को देखना है। यदि आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से आने वाला क्वेश्चन आपसे 100% बन जाएगा, क्योंकि देखिए बड़ा इजी टॉपिक है दोस्तों। ये तीनों टॉपिक बड़े इजी है और बड़े छोटे हैं, जिनको आप लोग जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है वो भी कवर कर सकते हैं। और दोस्तों 5-5 नंबर के आपके 4 टॉपिक्स दिए हैं, है ना। जैसे संख्या पद्धति दिया है, उसके बाद क्षेत्रमिति दिया है और ज्यामिति दिया है ना। तो और उसके बाद सांख्यिकी दिया है, सांख्यिकी में प्रायिकता, त्रिकोणमिति और ये सारी चीजें कंप्लीट हैं। तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि ये इजी है। फिर उसके बाद हम क्षेत्रमिति और उस पर जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। देखिए टेस्ट बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, यदि आप लगा लेते हैं तो आपको पूरा सेपरेट यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद यदि इसका आप लोग इसके आईएमपी वो फैक्ट चाहते हैं तो आईएमपी फैक्ट भी बना के रखे हैं मैंने, है ना। तो वो कैसे प्राप्त करेंगे आप लोग, उसको प्राप्त करने के लिए आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पर सांख्यिकी, ठीक है ना। तो क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को 7828657271 पर जाना है और उस पर टाइप करना है कि वन आईएमपी क्वेश्चन चाहिए। तो आईएमपी जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों वन लाइनर, वो आप लोगों को वहां से मिल जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। और जो भी उसकी प्रोसेस है सारी चीजें व्हाट्सअप पर बता दी जाएगी, लेकिन व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना। क्योंकि देखिए दोस्तों अब 15 दिन है, 15 दिन में आप किस तरीके से तैयारी करेंगे वो आपके सिलेक्शन को डिपेंड करेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए सांख्यिकी। सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप लोगों को बताना है कि सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है, आंकड़ों का संग्रह करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना और आंकड़ों को का व्याख्यान करना। तो देखिए दोस्तों सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आंकड़ों को हमें इकट्ठा करना होता है, आंकड़ों का विश्लेषण, फिर इकट्ठे करने के बाद कलेक्ट करने के बाद क्या करना पड़ता है, उनका विश्लेषण करना पड़ता है और उसके बाद आंकड़ों का की व्याख्या करनी पड़ती है, मतलब उपरोक्त डी, है ना। उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर क्या है, उपरोक्त सभी या फिर डी ऑप्शन हम कह सकते हैं। देखिए स्टैटिक शब्द, जिससे सांख्यिकी बोला जाएगा, शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। देखिए दोस्तों ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो स्टैटिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है ये आप लोगों को बताना है। तो वहीं हम बात करते हैं स्टैटिक्स की, किससे हुई, लैटिन से हुई, ग्रीक से हुई, संस्कृत से या फिर अंग्रेजी से। देखिए संस्कृत और अंग्रेजी से तो हुई नहीं है, ठीक है ना। वहीं हम ग्रीक की बात करते हैं तो ग्रीक से भी नहीं हुई, किससे हुई है दोस्तों, लैटिन। जो लैटिन शब्द है उससे सांख्यिकी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना दोस्तों। सांख्यिकी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक आंकड़े कहाँ से प्राप्त होते हैं। जो देखिए प्राथमिक आंकड़े होते हैं समाचार पत्रों से नहीं, समाचार पत्रों से द्वितीय आंकड़े प्राप्त होते हैं, प्रत्यक्ष सर्वेक्षण से, बिल्कुल, सरकारी रिपोर्ट से और पुस्तकों से। तो जो हम सामने लेते हैं, देखिए इससे पहले एक वीडियो आया था दोस्तों सांख्यिकी के बारे में, मैंने पूरी सेपरेट बात करी थी, है ना। उसमें सारी चीजें बताई हैं। जो आंकड़े हम स्वयं ले लेते हैं, जैसे मान लो एक स्कूल है, स्कूल के छात्रों की संख्या या उसकी ऊंचाई या वजन, है ना, हम डायरेक्ट ले लेते हैं, वो प्राथमिक आंकड़े रहते हैं। लेकिन दोस्तों अब हम बात करें द्वितीय आंकड़े क्या होते हैं। द्वितीय आंकड़े होते हैं जैसे मान लो एक तहसील में सारे स्कूलों के बच्चों की ऊंचाई या संख्या, या फिर पूरे जिले में बच्चों की ऊंचाई या संख्या, इसके लिए हमें रिकॉर्ड देखना पड़ेंगे दोस्तों, है ना। तो जिसमें हमें रिकॉर्ड की जरूरत पड़ जाए, है ना, वो द्वितीय आंकड़े होते हैं। द्वितीय आंकड़े कहां से प्राप्त करते हैं दोस्तों, समाचार पत्रों से करते हैं, है ना, सरकारी रिपोर्ट से करते हैं या पुस्तकों से प्राप्त करते हैं। तो ये द्वितीय आंकड़े के उदाहरण है। जबकि ये क्या है दोस्तों, सही आंसर क्या है, प्रत्यक्ष सर्वेक्षण। प्रत्यक्ष का मतलब रहता है सम्मुख सर्वेक्षण, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए मोस्ट आईएमपी है, द्वितीय आंकड़ों का प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए जो द्वितीय आंकड़े का, देखिए प्रश्नावली होता है क्या, सरकारी प्रकाशन होता है, प्रत्यक्ष अवलोकन यहाँ होता है या साक्षात्कार। देखिए प्रत्यक्ष और साक्षात्कार एक ही बात हो गई, प्रश्नावली भी एक ही बात हो गई। सरकारी प्रकाशन, जो सरकारी प्रकाशन रहता है उसके आधार पर ही हम प्राथमिक आंकड़ों का क्या करते हैं दोस्तों, द्वितीय आंकड़ों का मुख्य स्रोत है, प्रमुख स्रोत है, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पर, आंकड़ों का व्यवस्थित रूप से वर्गों में विभाजित
कहलाता, देखिए आंकड़ों का व्यवस्थित रूप से वर्गों में विभाजन कहलाता है। जो आंकड़े हैं उनको हम व्यवस्थित रूप से विभाजन कर लेते हैं और उनको क्या कहलाता है ये आप लोगों को बताना है, तो आप लोग बिल्कुल बताएं, ठीक है ना। संग्रहण कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता, तालिका रहता है या प्रबंधन। देखिए दोस्तों वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब उनको क्या करेंगे हम आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से वर्गों में बांट देंगे, ठीक है ना, और उनका विभाजन कर देंगे, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों वर्गीकरण कहते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि एक क्लास में है ना विभिन्न छात्रों की, जैसे मान लो एक क्लास है उसमें विभिन्न छात्रों के वजन है, जैसे मान लो एक का 40 है, 40 है ना, 41 है, 42 है, मान लो 43 है ना, 44 है, 45 है या फिर 46 है। तो ऐसे करके जब हम इनका वर्गीकरण करते हैं तो इस तरीके से कर देते हैं कि 40 से लेके 50 के बीच कितने छात्रों के वजन है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 छात्रों को इस तरीके से हमने इनको वर्गीकृत कर दिया है ना, विभाजन कर दिया, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों वर्गीकरण कहलाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन सांख्यिकी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों एमपी टेट में जहां तक मैंने देखा है कैलकुलेशन बेस्ड बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि आप लोगों से क्या पूछे जाते हैं फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सी टेट हो, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, है ना। तो आपको उनसे कैलकुलेशन से ज्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि आप लोगों को कितना सब्जेक्ट का ज्ञान है, ठीक है ना। उसके बाद आंकड़ों को सारणी के रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है। जो आंकड़े रहते हैं उनको सारणी के रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, उसको देखिए वर्गीकरण कहलाता है ना, आलेखी निरूपण कहलाता है, या विश्लेषण कहलाता है, या तालिकीकरण कहता है। देखिए अब इन्हें सारणी के रूप में वर्गीकरण करना है ना, सारणी के रूप में प्रस्तुत करना है, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों तालिकीकरण, मतलब एक तालिका बनाएंगे और उसमें हम प्रस्तुत करेंगे। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली या क्वेश्चनरी, है ना, क्वेश्चनर का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। जो प्रश्नावली रहती है ना, उसका उपयोग का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। आंकड़ों का विश्लेषण, है ना, आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का आलेखन और आंकड़ों का वर्गीकरण। तो देखिए जो प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है वो आंकड़ों को संग्रहण करने के लिए किया जाता है। क्या दोस्तों किसके लिए किया जाता है, आंकड़ों के संग्रहण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है दोस्तों, 8 में है, 8 की बात करते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है नमूना सर्वेक्षण। देखिए जो नमूना सर्वेक्षण है, ठीक है, नमूना सर्वेक्षण का प्रमुख लाभ क्या है। जो नमूना सर्वेक्षण रहता है उसका प्रमुख लाभ क्या है, समय अधिक लगता है ना, लागत कम आती है, सटीकता नहीं होती, सभी को शामिल करता है। तो देखिए जो हमारा नमूना सर्वेक्षण है, मतलब ये एक प्रकार से प्रैक्टिकल बोल सकते हैं हम। प्रैक्टिकल जो सर्वेक्षण है उसमें क्या होती है दोस्तों, लागत कम आती है ना। पहले हम प्रैक्टिकल कर लेंगे, फिर उसके बाद उस डाटा को फेयर कर लेंगे, है ना। तो उसमें क्या होती है दोस्तों, लागत कम आती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नमूना सर्वेक्षण का प्रमुख लाभ क्या है, तो दोस्तों इसमें लागत कम आती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए छोटा सा टेस्ट है ना, और यदि आप लोग सारे फैक्ट देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि वन लाइनर पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार हो गई है ना। आप वहां से वन लाइनर, एक सब्जेक्ट ही नहीं सारे सब्जेक्टों की है दोस्तों, यदि आप उन वन लाइनर पीडीएफ को कर लेते हैं तो आपका स्कोर कम से कम 10 नंबर प्लस कर दीजिए। आपकी जो भी तैयारी है उसमें 10 प्लस कर दीजिए, है ना। सांख्यिकी का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं होता। देखिए सांख्यिकी का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं होता, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में होता ही है, विज्ञान के क्षेत्र में होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी होता है, साहित्यिक कविता, देखिए साहित्यिक कविता में नहीं होता, क्योंकि देखिए इसके आंकड़े भी हम दे सकते हैं सांख्यिकी के द्वारा, विज्ञान के आंकड़े भी दे सकते हैं और चिकित्सा के भी आंकड़े दे सकते हैं, लेकिन साहित्यिक कविताओं के कोई आंकड़े नहीं होते। तो इसका उपयोग क्या हो जाएगा, सांख्यिकी का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं होता, साहित्यिक कविता के क्षेत्र में नहीं होता, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। जनसंख्या या पॉपुलेशन का अर्थ सांख्यिकी में है। देखिए जनसंख्या या पॉपुलेशन का अर्थ सांख्यिकी में क्या है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए किसी देश की जनसंख्या, है ना, अध्ययन के सभी अवलोकन, है ना, केवल नमूना, केवल प्राथमिक आंकड़े। देखिए जनसंख्या का अर्थ सांख्यिकी में क्या है, तो क्या है दोस्तों, जनसंख्या का क्या है, अध्ययन के सभी अवलोकन। जो अध्ययन करेंगे हम, देखिए जनसंख्या का अर्थ क्या है, मतलब जो जनसंख्या है उसका क्या करेंगे हम, पहले आंकड़ा निकालेंगे और उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। अध्ययन के सभी अवलोकन, ठीक है ना, अध्ययन के सभी अवलोकन। इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, बी इसका आंसर है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है
देखिए आंकड़ों को चित्र के रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है। देखिए जो आंकड़े रहते हैं उसको चित्र के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, ये आप लोगों को बताना है। क्या कहलाता है दोस्तों? आलेखीय निरूपण कहलाता है, तालिकीकरण कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है या विश्लेषण कहलाता है। देखिए हमने देखा था कि आलेखीय निरूपण में क्या होता है दोस्तों, हम चित्रों के रूप में इसको प्रस्तुत करते हैं, जैसे पाई चार्ट है ना, बार चार्ट है ना, एक बार डायग्राम के रूप में, पाई चार्ट के रूप में, या फिर रेखीय के रूप में, है ना। ये सारी चीजें हम कर रहे थे। तो ये अवलोकन क्या हो जाएगा दोस्तों, आलेखीय निरूपण जो किसका हो जाएगा, आलेखीय। आंकड़ों को चित्र के रूप में प्रस्तुत करना मतलब आलेख के निरूपण के रूप में होता है। देखिए बार आलेख है ना, बार आलेख का प्रयोग किस प्रकार के आंकड़ों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए जो बार आलेख है ना, का प्रयोग किस प्रकार के आंकड़ों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये इसका आप लोगों को सही आंसर देना है। देखिए सतत आंकड़े है ना, उसके बाद असतत आंकड़े है ना, दूसरा सतत आंकड़े, तीसरे गुणात्मक आंकड़े, उपरोक्त में से सभी। देखिए जो बार आलेख रहता है, बार आलेख इस तरीके से, देखिए इस तरीके से बनता है ना, इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा हो तो ऐसे करके बन जाते हैं, जो ऊंचाई दे रही थे है ना, उस हिसाब से बन जाते हैं बार, ठीक है ना। इस तरीके के आंकड़े आप लोगों ने देखे थे, ये दंड बार में आते हैं, ठीक है ना। तो बार इसका क्या किसके लिए, देखिए सतत आंकड़ों के भी किया जाता है, असतत के भी, गुणात्मक आंकड़ों के भी किया जाता है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। एक चीज याद रखना है एग्जाम में, जब उपरोक्त सभी आ जाए वहां पर तो उसे हमें विशेष ध्यान देना है। यदि मान लीजिए वहां से क्वेश्चन आप लोगों से बन रहे हैं तो ठीक है, सटीक आंसर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको उपरोक्त सभी लगाना है, क्योंकि उपरोक्त सभी देने का मतलब ये होता है कि 90% केस में उपरोक्त सभी ही सही आंसर होता है। अब उसके बाद बात करते हैं हम 13वें क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 13वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो 13वां हमारा क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन है पाई चार्ट में पूरा वृत्त कितनी डिग्री का होता है। देखिए दोस्तों जो पाई चार्ट है उसमें पूरा वृत्त कितनी डिग्री का होता है, जो पाई चार्ट है उसमें पूरा वृत्त कितनी डिग्री का होता है, ये आप लोग बताना। 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, 270 और 360। तो देखिए पाई चार्ट इस तरीके से बनता है, मतलब गोल बनता है ना, गोल बनता है। तो ये इसमें अब हमें पता है कि जब हम कोई लाइन खींचते हैं तो ये लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। 180 ये और 180 ये, है ना। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 दूनी 36, मतलब टोटल पाई चार्ट का मान कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये बड़ा इजीली क्वेश्चन था, तो आंसर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, है ना। पाई चार्ट में पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 360 डिग्री का होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, समय के साथ बदलाव दिखाने के लिए कौन सा ग्राफ उपयुक्त है। देखिए जो समय है उसके साथ बदलाव के लिए कौन सा ग्राफ उपयुक्त है, तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों, बार ग्राफ है ना, पाई चार्ट ग्राफ या हिस्टोग्राफ। तो सही आंसर क्या हो जाए दोस्तों, जो रेखा ग्राफ रहता है, आप लोगों ने देखा होगा समय के साथ बदलाव के लिए रेखा ग्राफ का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो जो समाचार चलते हैं, है ना, समाचार में इस तरीके का वो बना देते हैं और इस तरीके से रेखा ऐसे 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 चलती है, ऐसे ऐसे के कब टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ पर मान लो ये टेम्परेचर लिख दिया अपन ने, ये लिख दिया तापमान, यहाँ पर तापमान लिख दिया, मान लो यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो कब 40 हुआ कब 50 हुआ, तो यहाँ पर दर्शा दिया जाता है, ठीक है ना। ये उसका वो रहता है कि कब घटा कब बढ़ा ये। तो दोस्तों जो समय के साथ, देखिए समय के साथ बदलाव दिखाने के लिए कौन सा ग्राफ उपयुक्त होता है दोस्तों, तो जो रेखा ग्राफ रहता है दोस्तों, रेखा ग्राफ रहता है वो उपयुक्त रहता है। रेखा ग्राफ क्या रहता है, उपयुक्त रहता है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन 15 में बात करते हैं। 15 में क्या है, हिस्टोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो हिस्टोग्राफ है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपको बताना है। असतत आंकड़ों के लिए, सतत आंकड़ों के लिए, गुणात्मक आंकड़ों के लिए या प्राथमिक आंकड़ों के लिए। आप लोगों ने यदि तैयारी कर ली है तो बिल्कुल आप लोग बताएं कि जो सतत है उस किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो हिस्टोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो जो सतत आंकड़े रहते हैं दोस्तों, सतत आंकड़े रहते हैं उनके लिए हिस्टोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो ये मोस्ट आईएमपी है ये क्वेश्चन, ये चीजें हम लोगों ने नहीं पढ़ी, मतलब ये 10th क्लास में भी इसका मतलब इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं की है, ना तो 6 में की है, ना 7th में, 8, 9, 10th किसी में नहीं की। तो इसलिए आप लोगों को हिस्टोग्राफ का जरूर ध्यान रखना है कि हिस्टोग्राफ का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो सतत आंकड़े रहते हैं, है ना, सतत आंकड़े रहते हैं उनके लिए उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है
पिक्टोग्राफ, देखिए एक है हिस्टोग्राफ और एक है पिक्टोग्राफ, है ना। अब देखिए पिक्टोग्राफ का लाभ क्या है, तो देखिए पिक्टोग्राफ का आप लोगों को लाभ बताना है। आकर्षकता, देखिए पिक्टोग्राफ का क्या है, आकर्षकता, सरल समझ, जल्दी तुलना, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों उपरोक्त सभी इसमें भी आ गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ना। पिक्टोग्राफ का क्या है दोस्तों, तो पिक्टोग्राफ का जो लाभ है वो है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी देखिए इसका आकर्षकता भी है, इसका मतलब है ना लाभ, और सरल समझ भी है इसका, और जल्दी तुलना करना भी है, जो जो होता है, जो जिसको बोलते हैं हम पिक्टोग्राफ, है ना। तो ये आप लोग याद रख लेना। आकर्षकता, देखिए आकर्षकता, सरल समझ और जल्दी तुलना करना, है ना, उपरोक्त सभी इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 17, संचयी बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग होता है। जो संचयी बारंबारता है उसको क्या करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, जो संचयी बारंबारता है उसको प्रदर्शित करने के लिए क्या होता है, करने के लिए उपयोग होता है। क्या होता है, पिक्टोग्राफ होता है, ओजाइव होता है, बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है। देखिए जो संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता उसको प्रदर्शित करने के लिए ओजाइव का प्रयोग किया जाता है। ओजाइव का प्रयोग किया जाता है जिसमें विधियां आती हैं जिसके माध्यम से हम माध्यिका निकालते हैं, है ना, माध्यिका निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना ना, ओजाइव का उपयोग किया जाए। जो संचयी बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए ओजाइव का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, बड़ी संख्या में आंकड़ों को प्रस्तुत करने का सर्वोत्तम तरीका है। जो बड़ी संख्या में आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम तालिका के बनाते हैं, या चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण, विवरणात्मक लेखन, या मौखिक प्रस्तुतिकरण। तो आप लोगों को बताना है कि बड़ी संख्या में आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए, है ना, बड़ी संख्या में आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसके लिए हम तालिका बनाते हैं, है ना। इस तरीके की तालिका बना लेते हैं, और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ वर्ग लिख देते हैं, और वर्ग में हम तुलना कर, जैसे मान लो 10 या 20 के बीच में कितने आंकड़े हैं, है ना। 20 से लेके 21 के बीच में कितने हैं, सॉरी 21 से लेके 30 के बीच में कितने हैं, है ना। 31 से लेके 40 के बीच में कितने हैं, मान लो यहाँ पर 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं। ऐसे करके हम इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों, तालिका बना लेते हैं, है ना। तालिका के द्वारा बड़ी संख्या को आंकड़ों में प्रस्तुत करने के का सर्वोत्तम तरीका है क्या है दोस्तों, तालिका। जो तालिका है उसका सर्वोत्तम है। उसके बाद बात आती है वर्गांतर या क्लास इंटरवल की चौड़ाई कहलाती है। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, और दोस्तों ये कई बार पूछा भी गया है ना। तो ये आप लोगों को बताना है। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्गांतर की चौड़ाई क्या कहलाती है, परास कहलाती है ना, आवृत्ति कहलाती है, मध्य बिंदु। देखिए ये तो नहीं, ये आवृत्ति भी नहीं कहलाती, परास नहीं, ये कहलाती है दोस्तों वर्ग अंतराल, वर्गों का अंतराल, जो वर्गांतर रहता है। देखिए जो वर्ग, जैसे मान लो 10 और 20 के बीच में, अब देखिए ये है वर्गों का अंतर, है ना। ये वर्गों का अंतर, कितने का अंतर है दोस्तों, 10 और बीच में 10 का अंतर है, ठीक है ना। अगली जो स्टेप आएगी, मान लो 31 से लेके जो भी है, मान लो 41 ले लें, तो इसमें कितने का जाएगा, इसमें भी मान लो 10 का अंतर आ जाएगा। तो ये होता है वर्गांतर, ठीक है ना। इसमें से जो ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, है ना। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाते हैं, ठीक है ना। L2 में से L1 घटाएंगे, L2 में से L1 घटाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, वर्गांतर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना ना। वर्गांतर की चौड़ाई कहलाती है, क्या कहलाती है, वर्गांतराल कहलाती है, वर्गों का अंतराल कहलाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। संचयी बारंबारता का उपयोग किस माप में निर्धारित होता है। जो संचयी बारंबारता, देखिए संचयी बारंबारता का उपयोग किस माप के निर्धारण में होता है। जो संचयी बारंबारता है उसका निर्धारण किस में होता है दोस्तों, माध्य में होता है, बहुलक में होता, परास में होता, नहीं, इन सब में नहीं होता, माध्यक में होता है। जो माध्यक या माध्यिका जिसे बोलते हैं, उसमें इसका संचयी बारंबारता का उपयोग होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, संचयी बारंबारता, जो आंकड़े दिए रहते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ से 10 से लेके 20 के बीच में दिए हैं कुछ, है ना। फिर 21 से लेके मान लो 30 के बीच में दिए हैं, 31 से लेके 40 के बीच में जो आंकड़े दिए हैं, मान लो यहाँ पर 9 या 11 से लिख दें अपन, है ना। वही बात करते हैं 41 से लेके 50 के बीच में जो आंकड़े, जैसे मान लो यहाँ पे दिए हैं 5, यहाँ पे 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 4, तो इनको क्या करते हैं, अगली स्टेप में जो संचयी बारंबारता रहता है उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें इनको जोड़ते जाते हैं। 5 है, फिर अगले स्टेप में 5 और 6 क्या हो जाएगा, 11, फिर 11 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18, और 18 और 4 कितना हो जाएगा, 12, ये 22। तो ये होती है संचयी बारंबारता या फिर आवृत्ति।
आवृत्ति से हम बोलते हैं, संचयी आवृत्ति बोलते हैं, संचयी आवृत्ति बोलते हैं या बारंबारता, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि संचयी बारंबारता का उपयोग माध्यिका या माध्यक के निकालने के लिए किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है 21वां, केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रमुख माप कौन से हैं। जो केंद्रीय प्रवृत्ति है उसके प्रमुख माप कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना। केंद्रीय प्रवृत्ति देखिए, माध्यक, सुख माध्य, माध्यक बहुलक, माध्य परास बहुलक, माध्य विचलन बहुलक, माध्य परास मध्यस्थ। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, जो केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक, जो हमारे चैप्टर में है, इनके बारे में ही हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोगों ने पढ़ रहे होंगे, दोस्तों सही आंसर लगा दिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 आता है, गणितीय माध्य का सूत्र। जो गणितीय माध्य है उसका सूत्र हमें ज्ञात करना है। तो जो गणितीय माध्य है उसका सूत्र आप लोगों को बताना है। क्या है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सिग्मा एक्स, देखिए सिग्मा एक्स बटे एन, सिग्मा एफ एक्स बटे एन, एन बटे एक्स एन, सिग्मा एक्स एन और जी। देखिए तो इसका आंसर क्या होता है, जो माध्य निकालने का होता है, सॉरी क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे एन, इसका फार्मूला होता है। क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे एन। ये होता है जो आंकड़े रहते हैं उनका योग, है ना, और ये होता है आंकड़ों की संख्या। ये होता है क्या, आंकड़ों का योग। ये क्या होता है दोस्तों, आंकड़ों का योग, और बटे होता है आंकड़ों की संख्या, है ना, आंकड़ों की संख्या, है ना, आंकड़ों की संख्या। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, अंकगणितीय माध्य का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर जो भी आंकड़े दिए हैं 10, 20, 30, 40, 50, इनको सबको जोड़ लिया जाता है ऊपर, और नीचे फिर 10, 20, 30 कितने बार है, जैसे मान लो 5 बार है, 5 संख्या है टोटल, है ना, जैसे मान लो 10, 11, 12, 15 जो भी है, कितनी संख्या है उनको गिनेंगे कि 5 संख्या है, तो 5 से फिर भाग दे दिया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, सिग्मा एफ एक्स बटे एन, है ना, सिग्मा एफ एक्स बटे एन, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि देखिए इसका फार्मूला ये भी हो सकता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ, है ना, ये भी इसी का फार्मूला है। तो आप लोगों को देख लेना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है, ये आप लोग देख लेना, और एक्स का मतलब है उसकी बारंबारता, ठीक है ना, कितनी बार बारंबारता है। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, 23वां क्वेश्चन आता है। 23वां क्वेश्चन देखेंगे तो 23वें क्वेश्चन में क्या है, देखिए 5, 10, 15 का माध्य, है ना, 5, 10, 15 का हमें माध्य ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम इनको जोड़ लेंगे, 5, 10 प्लस 15, और कितनी संख्या है टोटल गिन लेंगे, 1, 2, 3, तो ये 3 का भाग दे देंगे, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एन लिख सकते हैं हम, या फिर एन अकेला लिख सकते हैं, सिग्मा एफ लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब देखिए वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, देखिए ये है अवर्गीकृत आंकड़े, ठीक है ना, जब वर्गीकृत आंकड़े होते हैं तो उसमें फार्मूला लगता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ, है ना, और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए रहता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। ये इस तरीके से आप लोग याद रख ले। अब देखिए इन सबको हम जोड़ लिया तो कितना हो गया, 25 और 10, 30 हो गया ना दोस्तों, 30 हो गया। अब ये यहाँ पे कितना हो गया, 30 हो गया, 30 के बटे में कितना आ गया, 3, 3 से काट 3 एकम 3, 0 का 0, कितना आ गया 10। आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का 10, बड़े इजीली तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा इसका माध्य क्या निकल आया, इसका माध्य 10। देखिए क्वेश्चन ऐसे इजी पूछे जाएंगे, फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे वहां इतनी ज्यादा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का। अब माध्य का किस प्रकार का मान है, देखिए जो माध्य का किस प्रकार का मान है, सॉरी माध्य या मीडियन, जिसे माध्य या माध्य का भी बोलते हैं, किस प्रकार का मान है, ठीक है ना। बीच का मान होता है, औसत मान होता है, न्यूनतम मान होता है, या अधिकतम मान होता है। तो आप लोगों ने इसकी तैयारी की है तो आप बिल्कुल बताएं, तो क्या होता है दोस्तों माध्य या माध्य का। देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, माध्यक या माध्य का। माध्यक का मतलब रहता है बीच का, है ना, तो बीच का मान, जो माध्यक रहता है वो क्या रहता है, बीच का मान रहता है। उसके बाद बात करते हैं अगला। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमें बहुलक वह मान है जो, देखिए बहुलक की बात करते हैं जिसे मोड बोला जाता है, सबसे अधिक बार आता हो, औसत बार आता है, बीच में आता हो, या सबसे कम बार आता है। देखिए बहुलक का मतलब रहता है अधिक, है ना, जिसकी सबसे अधिक बार बारंबारता हुई है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिख दूं 1, 3, 5, 3, 4, 5, 3,
3 2 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें बहुलक क्या है। तो सबसे अधिक बार देख लो क्या आया। देखिए, एक की बात करूं तो एक ही बार आया, 3 की बात करूं 1 2 3 4 5 बार आया है ना, 5 की बात करूं तो 2 बार आया, 4 की बात करूं तो 1 बार, सबसे अधिक बार क्या आया दोस्तों 3। तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा 3, सीधा सीधा आंसर है। सबसे अधिक बार आता है वह बहुलक कहलाता है, ठीक है ना, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि सभी अवलोकनों में समान संख्या जोड़ी जाए तो माध्यक, ठीक है ना। देखिए, जो जब सभी जो रहेंगे, देखिए सभी अवलोकन हैं, मान लो जो भी अवलोकन दिए हैं उनमें समान संख्या जोड़ी जाए तो क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है ना। बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा, शून्य हो जाए होगा। देखिए, शून्य तो होगा नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना है ना। घटेगा क्यों नहीं, क्योंकि सब में समान संख्या जोड़ रही है। अब समान रहेगा या फिर बढ़ेगा, ये आप लोगों को डिपेंड करता है। अब ये आप लोगों को इसका आंसर देना है। तो देखिए, समान भी नहीं रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, बढ़ेगा। क्या रहेगा, बढ़ेगा, क्योंकि समान संख्या जोड़ी जा रही, वहां पर संख्या का मान बढ़ जाएगा। लेकिन जो नीचे, तो नीचे क्या रहेगा, देखिए इसका फार्मूला क्या रहता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स रहता है, वटे सिग्मा एफ रहता है, ठीक है ना। अब ये सभी मान बढ़ रहे हैं, है ना, या फिर ऐसा रहेगा, देखिए दो फार्मूले हो सकते, सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे एन, ये भी हो सकता है। मतलब ये नंबर होते हैं, टोटल नंबरों की संख्या, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तो मान बढ़ जाएगा, जैसे मान लो पहले 30 था और 5 आंकड़े थे, उसमें 5 की वृद्धि हो गई तो 25 और बढ़ गया, तो मान लो कितना हो गया यहाँ पर, दो देखते हैं तो ये 55 हो गया, ये 55 हो गया। लेकिन यहाँ संख्या जो है 5 ही आंकड़े हैं तो 5 ही रहेगा। यदि यहाँ से निकालते हैं हम 5 5 6 का 30 ही आ रहा, तो यहाँ पर निकालेंगे तो 11 आ रहा। मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ेगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पे देखते हैं, माध्यक निकालने के लिए आंकड़ों को किस क्रम में रखा जाता है। माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए आंकड़ों को किस क्रम में रख सकते हैं, बढ़ते या घटते क्रम में, केवल बढ़ते क्रम में, केवल घटते क्रम में, किसी भी क्रम में। तो देखिए दोस्तों, जब हम माध्यक या माध्यिका निकालते हैं तो हमें दो में से कोई सा क्रम रख लेते हैं, या तो बढ़ते क्रम में रख लो या फिर घटते क्रम में, कोई अंतर नहीं आता, है ना। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि जब माध्यक निकालते हैं या माध्यिका निकालते हैं तो किसी भी क्रम में रखा जा सकता है, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, है ना। ऐसा नहीं कि केवल घटते क्रम में या किसी भी क्रम में या फिर केवल बढ़ते क्रम में, दोनों क्रम में से हम किसी भी क्रम में रख सकते हैं, या तो बढ़ते क्रम में बढ़ते या घटते दोनों क्रम में रख सकते हैं, बढ़ते या घटते दोनों क्रम में रख सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है, देखिए माध्य, माध्यक और बहुलक समान होते हैं जब वितरण कैसा हो। देखिए, जब माध्य, माध्यिका, जो माध्य है, माध्यिका है या फिर माध्यक है या बहुलक कैसे होंगे, समान होंगे। जब क्या होगा दोस्तों, कि जब क्या होगा ये आप लोगों को बताना है, असम्मित हो, जैसे क्या हो, असम्मित हो, सम्मित हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो। देखिए, असम्मित में तो कोई मतलब ही नहीं है ना, इसमें तो होंगे नहीं समान, धनात्मक में भी संभव नहीं है, ऋणात्मक में भी। जब सम्मित हो मतलब एक जैसे हो, जब सभी एक जैसे हो तो इनमें तीनों के मान समान होते हैं, है ना, तीनों के समान होते हैं, सम्मित हो, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य के लिए पद्धति। जो वर्गीकृत आंकड़े रहते हैं, मतलब आंकड़ों को वर्गीकरण कर दिया, है ना, उसके लिए क्या होती है, माध्य के लिए, जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उसके लिए माध्य के लिए क्या होती है दोस्तों, क्या होता है, आंकड़ों के लिए माध्य के लिए पद्धति क्या होती है, प्रत्यक्ष होती है, मध्य बिंदु होती है, चरणबद्ध होती है, उपरोक्त सभी। तो आप लोगों को देखिए उपरोक्त सभी आ गया तो आप लोगों को ध्यान देना है क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, जब वर्गीकृत आंकड़े हैं तो देखिए प्रत्यक्ष भी इसके पद्धति के का भी यूज किया जाता है, मध्य बिंदु का भी यूज किया जाता है, और चरण माध्य का उपयोग भी किया जा सकता है, और उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बार बार कह रहा हूं कि जब उपरोक्त सभी आ जाए तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है ना। यदि यहां से सटीक आंसर आप लोगों को पता है तो ही लगाएं, नहीं तो आपको उपरोक्त सभी ही लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं बहुलक। देखिए, बहुलक निकालने के लिए आवश्यक है, देखिए बहुलक निकालने के लिए क्या आवश्यक है, अधिकतम आवृत्ति वाली श्रेणी, न्यूनतम आवृत्ति वाली श्रेणी, पहली श्रेणी, अंतिम श्रेणी। तो देखिए दोस्तों, बहुलक का मतलब होता है अधिक, तो अधिकतम आवृत्ति वाली हमें श्रेणी की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। बहुलक यदि निकालना है तो अधिकतम आवृत्ति वाली श्रेणी की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम आवृत्ति वाली श्रेणी, ठीक है ना। माध्य निकालने के लिए जोड़ा जाता है। देखिए, जो माध्य निकालना हमें मतलब माध्य मतलब बीच की निकाला जाता है, तो क्या जोड़ा जाता है, सभी आवृत्तियों को, सभी आवृत्तियां, सभी अवलोकन, सभी वर्गांतर या सभी मध्य
बिंदु, देखिए जो आवृत्ति बात अलग होती है, ठीक है ना, जो बार बार रिपीट होती है, वर्गांतर अलग होता है, मध्य बिंदु अलग होता है। तो जो सभी अवलोकन रहते हैं जिनको हमने अवलोकित किया है उनको जोड़ा जाता है और उनकी संख्या से भाग दिया जाता है कि अवलोकन कितने अवलोकन, जैसे मान लो 10 अवलोकन है ना, और 10 अवलोकन को जोड़कर मान लो 50 आ गया तो 50 में 10 का भाग देंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अवलोकन की बात करें, जैसे मान लो हमने किसी क्लास में देखा कि छात्रों की ऊंचाई कक्षा 6 में मान लो या हम जैसे मान लो कक्षा 6 में 6-7 हैं, फिर 8 हैं, 7 हैं, 9 हैं, 10 हैं, है ना। तो इस तरीके से मेरी क्लास के स्कूल में छात्रों की संख्या है, तो ये अवलोकन है दोस्तों। क्या है दोस्तों? अवलोकन, है ना। अब हमें माध्य निकालना है, तो इन सभी को मैं जोड़ लूंगा, जो भी आंसर आएगा, और उससे फिर किससे भाग दे दूंगा। मान लो इसको जोड़ा तो 7 7 14, 21 22 हो गया, 22 में 9 जोड़ा तो 31 हो गया, 31 10 41 हो गया। अब बात करते हैं भाग किससे देना है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देंगे, जो भी आंसर आएगा वो माध्य निकल आएगा। तो क्या होगा, सभी अवलोकनों को क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। सभी अवलोकनों को क्या किया जाता है दोस्तों, जोड़ा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 32 की बात करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यदि माध्यक कितना है 20 है और n का मान 5 है तो सिग्मा x का मान निकालना है। तो देखिए फार्मूला हमने क्या लिखा है, देखो सिग्मा x, fx में दे सकते हैं, x में दे सकते हैं, माध्य का फार्मूला, माध्य बराबर, ये आप लोग को ध्यान रखना, माध्य बराबर सिग्मा x बटे n, ठीक है ना। ये आप लोगों को फार्मूला दिमाग में रखना है कि ऊपर सिग्मा, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब रहता है सभी आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, है ना। तो ऊपर योग के लिए हम सिग्मा का उपयोग करते हैं, है ना। जबकि ये संख्या, ये क्या होता है, नंबर रहता है, वो इसकी संख्या बताता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे। अब हमें माध्य देके रखा, माध्य कितना दिया दोस्तों, 20 दिया है, और सिग्मा एक्स एन का मान हमें दिए ज्ञात कर, सिग्मा एक्स का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। थोड़ी मेरी राइटिंग बेकार है, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लें, क्योंकि राइटिंग गड़बड़ है ना। तो ये क्या है, सिग्मा एक्स, और n का मान हमें देके रखा है 5। कुछ भी नहीं करना, नीचे एक मान का त्रियक गुणा कर दो दोस्तों, त्रियक गुणा करोगे तो 20 पंजे कितना हो गए, 20 गुणित 5 हो जाएगा, बराबर सिग्मा x हो जाएगा, 20 पंजे कितना हो गया, 100 हो गया। तो सिग्मा x का मान क्या निकला है, सिग्मा x का मान निकला है 100, है ना। तो माध्यक में सिग्मा x का मान क्या निकल आएगा, मतलब आंकड़ों, जो आंकड़ों है या अवलोकन है, उनकी संख्या का योग कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 33वां क्वेश्चन, यदि माध्यक 25 हो तो इसका अर्थ है, देखिए माध्यक कितना है, 25 हो, मतलब माध्य का बोल सकते हैं 25 है तो आधे अवलोकन 25 से अधिक हैं, आधे अवलोकन 25 से कम है ना, दोनों सही हैं, कोई नहीं है। तो ये आप लोगों को बताना है कि देखिए यदि 33वां क्वेश्चन है, 33वें क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया दोस्तों, 33वें क्वेश्चन में दिया है कि यदि माध्यक 25 है। देखिए यदि माध्यक 25 है तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों, देखिए जो माध्यक रहता है या माध्यिका रहता है उसका मतलब ही रहता है बीच, बीच क्या रहता है दोस्तों, बीच रहता है। माध्यिका या माध्यक एक ही चीज है, तो आप लोग याद रख लें, है ना। माध्यिका का मतलब बीच रहता है, तो जब हम इसको करते हैं तो इसका मतलब रहता है कि आधे अवलोकन 20 से अधिक हैं और आधे अवलोकन 20 से कम हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, सी दोनों हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा सी, दोनों अवलोकन सही है, मतलब आधे अवलोकन अधिक हैं और आधे अवलोकन कम हैं, ठीक है ना, 25 से अधिक है और कम है। बहुलक का उपयोग कब उपयुक्त है, देखिए बहुलक का उपयोग कब उपयुक्त है, असमान आंकड़े हो, मध्य समान हो, देखिए माध्य समान हो, वितरण सम्मित हो, या जब केवल एक मान हो, ठीक है ना। तो बहुलक का उपयोग हम कब अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए जब असमान आंकड़े दिए हों तो बहुलक बड़े इजीली तरीके से निकाला जा सकता है। आंकड़े कैसे दिए हों, असमान हो, ठीक है ना, तो बड़े इजीली तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 35, चरण माध्य पद्धति का लाभ है। जो चरण माध्य पद्धति है उसका क्या लाभ है दोस्तों, गणना सरल होती है, समय अधिक लगता है, केवल छोटे आंकड़े होते हैं, केवल प्राथमिक आंकड़े होते हैं। जो चरण माध्य है, देखिए जो चरण माध्य है उसका हमें बताना है चरण माध्य पद्धति का लाभ क्या है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए दोस्तों इसका क्या सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए समय अधिक लगता है, ये भी गलत है ना, और उसके बाद केवल छोटे आंकड़े, ये भी गलत है, केवल प्राथमिक आंकड़े, इसमें गणना सरल होती है। जो चरण माध्य रहता है, मतलब प्रत्येक चरण का माध्य निकालते हैं हम, उससे क्या हो जाती है दोस्तों, जो गणना सरल हो जाती है, सरल होती है, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है संचयी बारंबारता। देखिए संचयी बारंबारता किसका योग है,
पिछली सभी आवृत्तियों का, है ना, वर्तमान आवृत्तियों का, मध्य बिंदुओं का, वर्गांतर का। तो देखिए जो संचयी बारंबारता है दोस्तों वो किसका योग है, तो ये आप लोगों को बताना है। देखिए आप लोगों ने यदि पढ़ लिया है दोस्तों तो ये टेस्ट आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, तो इससे आप लोगों का टेस्ट पता चल सकता है। देखिए जो संचयी बारंबारता हम इस तरीके से निकाल रहे थे, देखिए आप लोगों को मैंने बताया भी था कि यदि मान लो मैं यहाँ से, देखिए यहाँ पे 5 से 10 के बीच में है ना, और 10 से मान लो 20 के बीच में, या 20 से मान लो 30 के बीच में, और 30 से मान लो 40 के बीच में। तो यहाँ पर मान लो 5 दिया है, यहाँ पर 6 दिया है, 7 दिया है, यहाँ पर 8 दिया है। तो इंग्लिश में क्या 5 है ना, 5 + 6 11 हो गया, है ना, 11 + 7 18 हो गया, 18 + 8 कितना हो गया 26। तो क्या होगा, ये हो गई हमारी संचयी बारंबार, ठीक है, संचयी बारंबारता का योग। ये संचयी बारंबारता का योग हो गया। तो पिछले सभी आंकड़ों की आवृत्ति, सभी आंकड़ों की आवृत्ति, तो देखिए जो सभी आंकड़े हैं उनकी आवृत्ति की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर योग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिखा दें। ओजाइब वक्र का उपयोग किस के लिए होता है, जो ओजाइब वक्र रहता है। देखिए दोस्तों ओजाइब वक्र मोस्ट आईएमपी है, ये नया है आप लोगों के टॉपिक में। तो आप लोगों को बताना है कि ओजाइब किसके लिए आवश्यक है, तो माध्य के लिए, माध्यक के लिए, बहुलक के लिए, परास के लिए। तो आप लोग को आंसर देना है ओजाइब वक्र का उपयोग किसके लिए होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, माध्यक। माध्यक में ओजाइब वक्र का उपयोग किया जाता है। क्या होता है, ओजाइब वक्र, है ना। तो ये आप लोग मोस्ट आईएमपी डाल के याद रख लें, क्योंकि ये नया शब्द है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओजाइब वक्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है, माध्यक के लिए किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं 38। कम से ओजाइब वक्र में एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया जाता है। देखिए कम से ओजाइब वक्र में क्या दर्शाया जा सकता है, ये आप लोगों को बताना है कि कम से ओजाइब वक्र में क्या दर्शाया जा सकता है ना। तो ये आप लोगों को बताना है। आवृत्ति दर्शाई जा सकती है, ऊपरी वर्ग सीमा दर्शाई जा सकती है, निचली वर्ग सीमा दर्शाई, मध्य बिंदु दर्शाई जाती है। वो कम से, देखिए जो कम है, कम से बात कर रहा है, तो कम से क्या दर्शाएंगे दोस्तों, ऊपरी वर्ग सीमा। कम से क्या दर्शाई जा सकती है, ऊपरी वर्ग सीमा दर्शाई जा सकती है। जबकि अधिक से क्या दर्शाएंगे, निचली वर्ग सीमा दर्शाएंगे, ठीक है ना, एक्स अक्ष पर, ठीक है ना। कम से क्या दर्शाएंगे, ऊपरी वर्ग सीमा दर्शाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं अधिक से ओजाइब वक्र में वाई अक्ष पर क्या दर्शाया जा सकता है। देखिए अधिक से बात हो रही है, अब ओजाइब वक्र की बात हो रही है, तो क्या दर्शाया जा सकता है, संचयी आवृत्ति। क्या दर्शाया जा सकती है, संचयी आवृत्ति दर्शाई जा सकती है। देखिए आवृत्ति नहीं दर्शा सकती, वर्गांतर नहीं दर्शा सकता, माध्य नहीं दर्शा सकता, क्या संचयी आवृत्ति। क्योंकि देखिए ओजाइब का संबंध किससे है दोस्तों, माध्यक या माध्यिका से। माध्यक या माध्यिका में हम निकालते हैं संचयी आवृत्ति हम किस में निकालते हैं, माध्यक या माध्यिका में निकालते हैं। बाकी इनमें ना तो माध्य में निकालते हैं ना बहुलक में निकालते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है संचयी आवृत्ति, ठीक है ना, संचयी आवृत्ति आप लोगों को ध्यान रखना। अधिक से ओजाइब वक्र वाई अक्ष पर क्या दर्शाता है, तो दोस्तों ये क्या दर्शाता है, संचयी आवृत्ति दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। कम से ओजाइब और अधिक से ओजाइब वक्र का प्रतिच्छेदन बिंदु देता है। देखिए कम से ओजाइब और अधिक से ओजाइब वक्र का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या देता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या देता है इसकी बात करते हैं। देखिए माध्य तो देगा नहीं, क्योंकि माध्यक में होता ही नहीं ओजाइब का प्रयोग, ना बहुलक में होता ना परास में होता। तो क्या होता है, माध्यक या फिर माध्यिका, है ना, माध्यक या माध्यिका। प्रतिच्छेदी बिंदु क्या देता है, माध्यक या माध्यिका देता है। आप लोगों को यह ध्यान रखना है। संचयी आवृत्ति सारणी में अंतिम मान होता है। जो संचयी आवृत्ति सारणी रहती है उसका अंतिम मान क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। जो संचयी आवृत्ति रहती है उसका अंतिम मान क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। माध्य होता है, माध्यक होता है ना, अंतिम मान आप लोगों को बताना है ना। और कुल आवृत्ति होती है और बहुलक होता है। देखिए दोस्तों हमने अब भी बताया था कि जब हम उनको जोड़ते जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कुल आवृत्ति बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, कुल आवृत्ति। मतलब कितने बार आवृत्ति उनको सबको जोड़ रहे थे और लास्ट में जो जोड़ आता था उसको क्या बोलते हैं, कुल आवृत्ति, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, है ना। यदि किसी वर्ग की आवृत्ति 0 है तो इसका अर्थ है, देखिए मान लो यदि कोई वर्ग है ना, जिसकी आवृत्ति क्या है, 0 है, तो उसका मतलब क्या है आप लोगों को बताना है। उसका मतलब क्या है, देखिए मध्य अधिक होगा, उस वर्ग में कोई अवलोकन नहीं होगा। देखिए बहुत अच्छा आंसर मिला है। जब 0 हो गई आवृत्ति मतलब तो उस वर्ग में हमें कोई अवलोकन नहीं मिला, सीधी बात है। माध्यक घट जाएगा, माध्यक बढ़ जाएगा, ये नहीं, बिल्कुल नहीं।
उस वर्ग में कोई अवलोकन नहीं है। जब उसमें कोई अवलोकन ही नहीं है तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जब उसमें कोई अवलोकन ही नहीं है तो उसमें आवृत्ति क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। आंकड़ों के फैलाव को मापने का एक उपाय है, जो आंकड़े हैं उसके फैलाव को मापने का, जो फैले हैं उसके फैलाव को मापने का एक उपाय है, क्या है दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान याद रखना है कि जो फैलाव रहेगा उसको मापने का एक उपाय कौन सा है दोस्तों, आंकड़ों के फैलाव को मापने का एक उपाय है माध्यक। ये बिल्कुल नहीं है, बहुलक नहीं है, माध्य नहीं है, बहुलक नहीं है, माध्यक नहीं है, और दोस्तों क्या है, परास। जो परास रहता है आंकड़ों के फैलाव को मापने का, मतलब आंकड़े जैसे मान लो सबसे छोटा आंकड़ा मान लो 20 है और सबसे अधिक आंकड़ा कितना दिया मान लो 100 है, तो इसका बीच का जो परास रहेगा कैसे रहेगा, 100 माइनस 20 करेंगे तो परास क्या निकल आएगा दोस्तों, 80 जो रहेगा वो इसका परास रहेगा, मतलब इसका फैलाव निकल आएगा, है ना, कहां से कहां तक फैला है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, आंकड़ों के फैलाव को मापने का एक उपाय है, तो एक उपाय क्या है दोस्तों, परास, मतलब कहां से कहां तक आंकड़े गए हैं उसको मापने का ही एक तरीका है परास, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है 44वां नंबर। 44वां क्वेश्चन है, वर्गांतर में मध्य मान को कहते हैं, जो वर्ग अंतर रहता है उसमें मध्य मान को कहते हैं, क्या कहते हैं, आवृत्ति। ये तो आवृत्ति नहीं कहेंगे, परास भी नहीं कहेंगे, अंतराल भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, मध्य बिंदु, है ना, मध्य बिंदु, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं दोस्तों, मध्य बिंदु। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। वर्ग अंतर में मध्य मान को क्या कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं। आवृत्ति बहुभुज किस ग्राफ से बनाया जा सकता है, जो देखिए आवृत्ति बहुभुज को किस ग्राफ से बनाया जा सकता है, बार ग्राफ से, ठीक है ना, हिस्टोग्राफ से, रेखा ग्राफ से, या पाई चार्ट से। बहुभुज की बात कर रहा दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है आप लोगों की तैयारी किस तरीके की है। यदि आप लोगों ने पढ़ लिया है तो आप लोग जल्दी जल्दी अपने मन में आंसर टिक कर लें, है ना। आवृत्ति बहुभुज किस ग्राफ से बनाया जाता है, तो दोस्तों आप लोगों का सही आंसर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा हिस्टोग्राम। जो हिस्टोग्राम है उसमें बहुभुज के ग्राफ से बनाया जाता है, हिस्टोग्राम जो ग्राफ रहता है उसमें बहुभुज आकृति के ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है ना। तो हिस्टोग्राफ, है ना, हिस्टोग्राम आप लोग याद रख लें, है ना। इसमें देखिए बार ग्राफ में भी नहीं बनाया जाता बहुभुज को, पाई में भी नहीं बना, सॉरी रेखा में भी, और पाई चार्ट में भी नहीं बनाया जाता। जो हिस्टो है एक अलग सलग चीज है, तो उसको ध्यान रख लेना, और बहुभुज भी अलग सलग चीज है, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, हिस्टोग्राम बहुभुज, ठीक है ना। 46वां क्वेश्चन है, प्राथमिक आंकड़े किससे किससे एकत्रित होते हैं। देखिए जो प्राथमिक आंकड़े रहते हैं प्राथमिक की पुस्तकों से एकत्रित होते हैं, नहीं, ये द्वितीय से होते हैं। सीधे स्रोत से बिल्कुल हो सकते हैं, अखबार से, ये भी द्वितीय आंकड़े होते हैं, रिपोर्ट से, ये भी द्वितीय आंकड़े होते हैं। तो सीधे जो एकत्रित किए जाते हैं वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं। जैसे मान लो कि हम कहीं भी गए और सीधे तौर पर हम वहां की जानकारी ले ली या फिर बात कर ली, तो वो सीधे आंकड़े होते हैं। जबकि अखबार, पेपर, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, इन सभी से जो आंकड़े आते हैं वो द्वितीयक आंकड़े होते हैं, ठीक है ना। संचयी आवृत्ति सारणी से कौन सा माप आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए जो संचयी आवृत्ति सारणी से कौन सा माप आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। माध्य आसानी से निकाला जा सकता है, माध्यिका, बहुलक, परास। जो संचयी आवृत्ति रहती है उसमें कौन सा बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों क्या है, जो माध्यक रहता है, माध्यक मतलब बीच वाला जो मान रहता है, हम उसे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। क्या करते हैं हम, जो भी आपके आंकड़े आए हैं, एन का मान जो भी आया उसमें 2 का भाग दे दो। यदि मान लो 100 आया तो 2 का मान दे दोगे, तो इस तरीके से ये 50 आ गया। सबसे इजी तरीका यही है। तो माध्यक मतलब संचयी आवृत्ति सारणी में कौन सा माप आसानी से निकाला जा सकता है, तो दोस्तों माध्यक जो रहता है बड़ी आसानी के साथ निकाला जा सकता है। तो ये आप लोगों के लिए आंसर है, ठीक है ना। उसके बाद 48वां क्वेश्चन है। 48वें क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके बाद 49 और 50, ठीक है ना। आंकड़ों का सबसे सरल रूप क्या है। देखिए आंकड़ों का सबसे सरल रूप बताना है। आंकड़ों का सबसे सरल रूप क्या है, तो ये आप लोगों को बताना है। कच्चा आंकड़ा, तालिका, ग्राफ, चार्ट। देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं हमें इनमें मेहनत करनी पड़ती है। जो कच्चा आंकड़ा रहता है वो सबसे सरल रूप है। जैसे गए स्कूल में और अपन ने पूछ लिया प्रत्येक क्लास में कितने बच्चे हैं, तो ये फटाक से दे दिए, ये अपना कच्चा आंकड़ा हो गया। पूछ लिया कि क्लास में बच्चों की ऊंचाई कितनी है, तो अपन फटाफट जाके नाप भी सकते हैं। तो इस तरीके से ये कच्चे आंकड़े हैं। जो कच्चे आंकड़े रहते हैं वो सबसे सरल रूप होता है। आंकड़ों को वर्गांतर में रखने का उद्देश्य। देखिए आंकड़ों को वर्गांतर में रखने का उद्देश्य क्या है।
समझ आसान बनाना, आवृत्ति घटाना, आंकड़ों को बदलना, माध्य कम करना। तो देखिए समझ आसान बनाना है, इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम जब इनको आंकड़ों को वर्गांतर में रख लेंगे तो हम इनको समझ जल्दी जाएंगे, मतलब इनकी समझ हमें आसानी से हो सकती है ना, समझ आसान बनाना है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यदि n का मान 50 दिया है और fx का मान दिया है 500 है तो माध्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन हमारा माध्य का फार्मूला क्या होता है, ये आप लोग ध्यान रख लें। माध्य x बराबर क्या होता है, सिग्मा f इंटू एक्स होता है बटे में n, ठीक है ना। अब हम फार्मूला मान रखे, f इंटू एक्स का मान दिया हमें 500 और n का मान दिया हमें 50, तो एक जीरो से एक जीरो, 5 एकम 5, जीरो का जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा 10। तो आंसर क्या हो गया 10। तो इस तरीके से बड़े इजीली तरीके के क्वेश्चन है दोस्तों, और ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को, क्योंकि देखिए दोस्तों इस चैप्टर से लगभग कितना आएगा दोस्तों, 5 नंबर के क्वेश्चन आना, सिर्फ एक चैप्टर से नहीं आना, 3 चैप्टर है ऐसे, एक बहुलक भी है, सॉरी प्रायिकता भी है, उसके बाद त्रिकोणमिति भी है। तो त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन बनेगा है ना, 100% बनेगा, वहीं प्रायिकता से कम 2 क्वेश्चन बनेंगे और 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, हो सकता है त्रिकोणमिति से 2 बन जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, साथ ही अभी तक चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो बिल्कुल पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए व्हाट्सअप नंबर पे जाना होगा और मैसेज करना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।